तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा है थंबनेल पर, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फिजिक्स। तो आज इस फिजिक्स के पेपर जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि वो सभी छात्र अच्छे से बढ़िया नंबर से सेमेस्टर क्लास में पास हो जाएं। क्योंकि आपको तैयारी करने का समय बहुत कम मिला है और मैं चाहता था दिल से कि आपका समय थोड़ा सा बढ़ सकता और आपकी क्लासेस अच्छी तरीके से लग सकती हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते। लेकिन चूंकि समय कम था, बोर्ड के पास भी समय कम था, आपको सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी करानी थी, तो एग्ज़ाम भी आपके हो गए हैं। तो आज पहला पेपर हुआ था, जैसे कि पहला पेपर हुआ था फिजिक्स का, तो उसके बारे में आज हम पूरा एनालिसिस वीडियो बनाया है और आप देखिए कैसे आपके अधिकांश क्वेश्चन कितने सही गए कितने गलत गए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आपसे बिमी सूत्र पूछा गया था। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे मेरे छात्रों, जरा ध्यान से समझना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। सिंपल सा तरीका है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब बच्चों मेरे एक बात बताओ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल आपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से सीखा होगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल एक बल के बराबर की एक विमा होती है, जिसे हम कह सकते हैं m l-1 t-2। और विकृति कोई विमा नहीं होती, क्योंकि विकृति जो है वो एक अनुपात है, वो भी लंबाई का अनुपात है, जिसे हम डेल्टा एल अपॉन में एल बोलते हैं। एकांक लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम बोलते हैं विकृति। तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो इसकी विमा नहीं, ये विमाहीन राशि है, तो इसकी कोई विमा नहीं है, इसका मतलब एल 0। और आप देखेंगे जो उसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकलेगी वो निकलेगी m l-1 t-2। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन बहुत सरल था, आप आसानी से कर सकते थे। बहुत से छात्र बोल रहे पेपर कठिन आया था, ऐसा नहीं है, पेपर बहुत सिंपल था। इससे सिंपल और पेपर क्या मिलेगा आपको भाई मेरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया है, बहुत से छात्रों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद जो क्वेश्चन में डाउट पूछा गया छात्रों में, वो सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा, और बाद बाकी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, वो क्वेश्चन आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है, कुछ बच्चे लेना चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन मिला है, बहुत ज़बरदस्त है, आप देखें और सीखें मेरे साथ, बहुत शानदार तरीके से आपको कराएंगे। एक प्रश्न था कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन के लिए बच्चों ने बोला है कि सर कोणीय विस्थापन के बारे में समझाइए। तो कोणीय विस्थापन को समझिए। कोणीय विस्थापन, तो मेरे प्यारे छात्रों कोणीय विस्थापन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये कोणीय विस्थापन कैसे करेंगे आप। कोणीय विस्थापन को पहले आपको समझा दें कि कोणीय विस्थापन होता क्या है। कोणीय विस्थापन समझने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो बने रहना है कि कोई एक वृत्त है, तो वृत्त में होती है त्रिज्या मेरे भाई, ये है त्रिज्या r, ये है त्रिज्या r। बात समझ में आई? अगर कोई पदार्थ या कोई पिंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या करता है, गति करता है, तो जितना कोण वह चलता है थीटा, इस कोण को ही बोलते हैं, जितना भी कोण चलेगा इस कोण को ही बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे यहाँ ज़बरदस्त क्लासेस चलती हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। कोणीय विस्थापन एक बहुत सिंपल सा परिभाषा है, जिसे बोलते हैं चाप बटे त्रिज्या। क्या बोलते हैं? चाप बटे त्रिज्या। बोलो बात के लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। परिभाषा क्या पूछी गई थी? परिभाषा थी कोणीय विस्थापन किससे प्रदर्शित करते हैं? आप बोलिए थीटा से प्रदर्शित करते हैं। भाई ये दूरी आप है, जितनी दूरी ये चलकर गया है यहाँ से यहाँ, जो भी चाप आपका हुआ है, चाप बटे त्रिज्या। बोलो बात के लिए, ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन क्या है? किसी त्रिज्या के अंतर्गत चली गई, चाप द्वारा चली गई दूरी को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन बच्चों ने और पूछा था मुझसे कि सर घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? आपको पता है जड़ तागुण अगर आपने पढ़ा होगा, जड़ तागुण में आपने I बराबर पढ़ा होगा m×r², यानी कि द्रव्यमान गुणा उस बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण निकालने का जो तरीका है, इसे ले लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या की। घूर्णन
त्रिज्या। एक क्वेश्चन ये भी आया था घूर्णन त्रिज्या। आपको भी कोई अगर क्वेश्चन पे डाउट हो तो मुझे तुरंत बताना कमेंट में, तो हम वो क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बना देंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। जो क्वेश्चन पर डाउट आया उसका मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ से लगभग 300 से 400 बच्चे पढ़ के निकले हैं सेमेस्टर क्लास में, और ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं। तो जिन छात्रों ने हमें डाउट बताया तो मैंने उनके लिए एक पर्सनल वीडियो, क्यों चूँकि हमारे यहाँ के छात्र लखनऊ से लेकर के आगरा, मुजफ्फरनगर और आपके जो है गाजियाबाद, कानपुर, कई दूर दूर दराजों में भी हैं, लखनऊ, मैनपुरी जो हमारा शहर है वहाँ भी बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। 2 कॉलेज हैं, मैनपुरी, एक छाछा। तो वो सभी छात्रों के लिए एक हमने वीडियो बनाया जैसी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है। एक है घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, वो घूर्णन त्रिज्या किसी वस्तु की उस त्रिज्या को कहते हैं। समझा दें आपको हम कि जैसे कोई एक पिंड है जिसका एक केंद्र है, जिसके अक्ष के परतः लगातार कोई पिंड जो है लगातार घूम रहा है, तो इस त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या को बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, घूर्णन त्रिज्या। अब इस पिंड में अगर कोई द्रव्यमान है, कोई पिंड में द्रव्यमान है, द्रव्यमान m है कोई द्रव्यमान, तो ये पिंड आपका घूर्णन गति कर रहा है, किसी अक्ष के परतः घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। हम बोलें इस पिंड के अंदर जड़त्व तो कितना आ गया है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बोलेंगे सर इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो r चूंकि ये पूरी गति करता है तो हम इसे r² बोल देंगे। तो घूर्णन त्रिज्या क्या हो गई आपकी, जब भी कोई पिंड किसी अक्ष के परतः एक गति करता है तो उसके बीच की जो दूरी होती है अक्ष से, उस दूरी को हम बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। अगर आप बोलें कि यहाँ से r का मान निकालें तो आपका हो जाए I/m, इस पूरे का लग जाएगा √, तो ये हो गई घूर्णन त्रिज्या का सूत्र हो गया। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जड़त्व आघूर्ण किन 2 बातों पर निर्भर करता है। तो भाई मतलब या किन किन बातों पर निर्भर करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। जड़त्व आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण, तो एक बार इसे साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है एक बार देख लेना। जड़त्व आघूर्ण क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन नंबर है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, 7। तो देखिए सूत्र होता है इसका I बराबर m इंटू में r²। तो m क्या है, द्रव्यमान, r क्या है, त्रिज्या। तो भाई मेरे एक सिंपल सी बात है कि कोई पिंड है किसी अक्ष के परतः गति कर रहा है, इसके अंदर जड़त्व आघूर्ण है, तो ये किस किस बातों पर निर्भर करता है। पहला तो इस पिंड का द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करेगा, दूसरा मतलब बढ़ जाएगा। दूसरा अगर इसके बीच की दूरी को आप बढ़ा देंगे तो भी इस जड़त्व आघूर्ण पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी I जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, m के, यानी कि द्रव्यमान के। दूसरी चीज I जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, त्रिज्या के, यानी r, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, त्रिज्या। तो किस किस बातों पर निर्भर करता है, अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, r बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और बीच की दूरी यानी त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, इसे बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। और भी कोई अगर आपको आज के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे तुरंत पूछिए, कमेंट सेक्शन में बोल देना, एक नया वीडियो बना के डाल देंगे ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है। तो मेरे भाई एक और क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ने पूछा है, उसमें पूछा केपलर का द्वितीय नियम जो है वो किस पर आधारित है, द्वितीय नियम पूछा गया है। तो भाई साहब मेरे भी हम तीनों नियम समझा देंगे आपको, बस मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, ज़बरदस्त तरीके से आपको हम बता देंगे, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन था द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम, मेरे साथ देखिए। एक क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 कि केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ठीक है। तो देखो द्वितीय नियम जो है वो क्षेत्रफल के नियमों पर आधारित है, क्षेत्रफल के नियम पर आधारित है। अगर हम तृतीय की बात करते हैं, तृतीय, तो ये परिक्रमण काल पर आधारित होता है, परिक्रमण काल पर आधारित
होता है। तो यहाँ पे दो नियम हैं, दोनों हमने बहुत विस्तार तरीके से आपको समझाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे नियम अच्छे समझ आ गए। एक पहला नियम है वो तो सबको पता है, कक्षीय चालों पर निर्भर करता है, लिख दे रहे हैं। जो प्रथम नियम है वो कक्षीय चालों पर निर्भर करता है, यानी कक्षाओं का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है, कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो केवल ये पूछा गया था केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, आपको लिखना था क्षेत्रफल के नियम पर आधारित है, और आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो जाता। कितना तो सरल पेपर आया मेरे भाई, उसमें भी आप चीख पुकार कर रहे हो, है कि नहीं, बोलो बात क्लियर। एक क्वेश्चन और था, क्या था, 1 किलो कैलोरी को जूल में बदलिए। तो देखिए 1 किलो कैलोरी को जूल में कैसे बदलते हैं। 1 किलो कैलोरी को जूल में कैसे बदलते हैं, देखिए 1 किलो कैलोरी का जूल से संबंध पूछा है, जूल से संबंध, समझिए बात को ध्यान से, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ बनी रहिए। 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब होता है मेरे भाई 10 की पावर 3, और कैलोरी में जूल होते वो होते हैं 4.2 जूल। इसका इसमें गुणा करो तो 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल। तो किलो कैलोरी का जूल में संबंध ये हो गया मेरे भाई कि 1 किलो कैलोरी बराबर में 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल। फिजिक्स इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, बस रेगुलर पढ़ाई करो मेरे भाई, रेगुलर, सिंपल है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या। एक समतापी प्रक्रम पूछ रहे थे। समतापी प्रक्रम मतलब समान ताप वाला प्रक्रम, जिसमें ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम हो गया, हाँ या ना। एक क्वेश्चन नंबर 12 था आपका समतापी प्रक्रम, इसे साफ कर दे रहे हैं। समतापी प्रक्रम बिल्कुल सिंपल सा था। समतापी प्रक्रम मतलब जिसमें ताप समान रहे, ताप समान रहे, समझ में आई बात। तो ऐसा सिंपल सा पेपर है फिजिक्स का। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी और भी क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर से आपको आया हो फिजिक्स से, कमेंट सेक्शन में बता दें, तुरंत आपको एक वीडियो मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से। मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी का शेष अगली वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।